चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म कर देते हैं। 15 तक हम लोगों ने देखा था, अभी ये 16 से लेकर तो 20 तक इस वीडियो के अंदर आएंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके साथ में हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एरिया निकालना है एनक्लोज्ड बिटवीन। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ है, एनक्लोज्ड बिटवीन टू पैराबोलाज बोला गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पैराबोला है और एक लाइन है। सो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले देखा था। आपके पास पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, और लाइन है y इज इक्वल टू x। तो ये लाइन तो ओरिजिन में से पास होने वाली और 45 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाने वाली है। इंक्लिनेशन मतलब एक्स एक्सिस के साथ में एंगल जो बनाया जा रहा है। सो ये लाइन है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो पैराबोला होता है उस फॉर्मेट का पैराबोला है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में ये ओपन करेगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। तो क्या करेंगे, या तो इसका स्क्वायर बना दो या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, दोनों में से कुछ भी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करूंगा तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। सो ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। सो 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स को जल्दबाजी में कैंसिल मत करना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए। अब x कॉमन निकला, x माइनस 4 बचा है इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू या तो 0 है या फिर x इज इक्वल टू 4 है। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो y भी 0 मिलेगा, मतलब पैराबोला आपका ओरिजिन में से जाएगा। ये तो वैसे भी पता चल रहा है क्योंकि कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। x का वैल्यू अगर 4 ले लेते हो तो x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू प्लस और माइनस 4। x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू 4, ठीक है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। अब ये कहाँ इधर माइनस को ये नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज 4,4, ठीक है। ये है आपका 4,4 वाला पॉइंट। अब आपको एरिया निकालना ही है। ये कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब ट्रायंगल का एरिया आ गया 8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको इसके नीचे आने वाला एरिया निकालना है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 2 और ये रूट x। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, दैट इज 2 को बाहर लेंगे, x रेस टू 1/2 इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट x, 0 से लेकर तो 4 तक रहेगा इंटीग्रेशन। सो ये 2 है, x रेस टू 3/2 और 2/3 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 0 से 4 है। सो ये 4/3 रहेगा, और अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 आएगा माइनस 0, सो 32/3। अब ये 32/3 किसका एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है, और 32/3 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये ट्रायंगल का एरिया, दैट इज 8। सो 32 माइनस 24/3, सो दैट विल बी द 8/3। सो देखिए इसका आंसर आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट 16 वाले का। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते थे, लेकिन चलिए हो गया है अभी ये सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू tan x। ये 20 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं लाइन मार देता हूँ, नहीं तो उसको हटा दूंगा मैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू tan x 17। कर्व है y इज इक्वल टू tan x, x एक्सिस है और x इज इक्वल टू π/4 है। अब क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू tan x। tan x का कर्व आपको पता है कैसे होता है, tan x ऊपर चला जाता है कुछ ऐसे और नीचे चला आता है कुछ ऐसे। यहाँ पर क्या होता है आपका π/2 होता है, ठीक है, क्योंकि tan रेशो कैसे होता है, साइन बाय कॉस होता है ना। तो जैसे जैसे आप 0 से cos 90 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। और ये है आपका इन्फिनिटी इधर, और नीचे भी इधर इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यहाँ पर माइनस π/2 है। तो आपके पास लाइन कौन सा है बेटा, x इज इक्वल टू π/4 लाइन है। अगर ये π/2 है तो π/4 यहाँ पर बीच में है। सो लाइन निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू π/4, और x एक्सिस भी है और कर्व, मतलब आपको ये, अब ये कर्व है, हाँ इसको लाइन मत समझना, ये दिख लाइन रहा है लेकिन ये ऐसा कर्व है, स्मूथ कर्व है ये। तो ये कर्व, ये लाइन x इज इक्वल टू π/4 लाइन, और ये x एक्सिस, तो आपको ये एरिया निकालना है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल समझ के इसको बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत करना, ये दिख लाइन रहा है लेकिन ये स्मूथ कर्व है भाई, ठीक है ना। इसको ऐसे निकाल देता हूँ मैं, ऐसे 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 कर देता हूँ, ठीक है, तब जाके आप लोग के दिमाग में आएगी, ठीक है। अब तो ये कर्व दिख रहा है, अब हमें इसका निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो है π/4, तो लिमिट्स भी आपको पता है 0 से π/4 तक, और इसका ये तो tan x है, मतलब सिंपल है, tan x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट से 0 से π/4। सो tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod sec x और लिमिट से 0 π/4। अब π/4 को अगर इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा, sec π/4 का वैल्यू क्या आता है √2, सो log √2, और 0 रखेंगे तो log 1 मिलेगा, log 1 का वैल्यू 0 आता है, मतलब log ऑफ √2 आएगा, स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। तो √2 को आप लिख सकते हो 2⁻1/2, तो 1/2 को जंपिंग प्रॉपर्टी यूज करके बाहर ले लो log 2, सो 1/2 log 2 स्क्वायर यूनिट आएगा इसका एरिया। ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया है, पहला ऑप्शन करेक्शन कर लो पहले ऑप्शन में, ठीक है, पहले ऑप्शन में करेक्शन करना है आपको। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब 18 को देखेंगे, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x² = 16y, y = 1, y = 4 एंड x = 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान देना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 4 कर्व्स, लाइन एंड कर्व एंड लाइन, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ आपको इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कंसिडर करना है, सिर्फ रीजन कंसिडर करके उसका एरिया बताना है। इसका मतलब आपका जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्राफ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ग्राफ गलत है, देखो एप्लीकेशन और डिफरेंट इंटीग्रल में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक बार रिवीजन कर लेना, सारे फंक्शंस जो हम लोगों ने देखे हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस, उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइन देखा है, सर्कल देखा है, और कोनिक सेक्शन देखा है जिसके अंदर पैराबोला इलिप्स देखा है। तो स्टैंडर्ड कम से कम इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख सकते हो। तो 11th का जो पार्ट 1 का बुक है उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइन का इक्वेशन, अब लाइन का इक्वेशन तो सबको पता है, और उसका लाइन ही तो ग्राफ होता है उसका। सर्कल, सेंटर रेडियस फॉर्म, सर्कल के अलग अलग फॉर्म देख लीजिए। फिर पैराबोला 4 टाइप के, उनके ग्राफ्स कैसे आते हैं, और फिर एलिप्स देख लेना है, ठीक है। और फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस सारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने देखे हैं उन सब के ग्राफ्स एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो फंक्शंस के ग्राफ आपको मिलेंगे पार्ट 2 के बुक के अंदर 11th के, ठीक है। चलिए, तो x² = 16y मतलब x² = 4by वाला जो पैराबोला होता है ना, जो ऊपर ओपन होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पैराबोला है वो। अब पैराबोला जब भी आता है तब बात आती है सबसे पहले वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स ओरिजिन है या अदर देन ओरिजिन है, तो ये कैसे पता चलता है, x = 0 रखिए, अगर y का वैल्यू भी 0 मिल रहा है, मतलब इन शॉर्ट अगर कांस्टेंट एब्सेंट है तो। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होता, तो अगर आप x 0 भी रखते तो y ये इधर चला, अच्छा y = समथिंग आपको मिलता है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि कांस्टेंट को इधर भेजना पड़ता है। लेकिन अगर कांस्टेंट एब्सेंट है और ये 0 होता है तो y का कोएफिशिएंट भी इधर जाके 0 में समा जाएगा। तो ये तो तय है कि ये जो पैराबोला है x² = 16y ये ओरिजिन में से पास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो हमारे पास y = 1 है, मतलब ये लाइन है जो 1 में से पास होती है। सो y = 1, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के रीजन का एरिया निकालना है, तो मैं इधर ही लाइन ज़्यादा बड़ी निकाल रहा हूँ। ये इसको 1 मानते हैं और आगे ऊपर इसको 4 मानते हैं। सो y = 4 में से पास होने वाली एक लाइन है। अब इन दो लाइंस के साथ में इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये देखते हैं। सो अगर मैं y = 1 रखूँ, y = 1 अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x² = मुझे मिलेगा 16, दैट इज x = ±4। तो ये जो पैराबोला है, तो ये इस लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा तो वो 4 में इंटरसेक्ट करेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते ये हमारा 4 है। अब देखिए, ये मैं रफ फिगर निकाल रहा हूँ, लेकिन रफ फिगर भी करेक्ट होनी चाहिए, मतलब डायमेंशनली करेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी गलती ना हो कि आंसर गलत हो जाए।
तो क्योंकि ये 4 इतना है और ये 4 इतना ही है, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, लेकिन क्या करें, जगह की वजह से ऐसे करना पड़ता है। तो रफ फिगर ऐसी होती है, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ। अब y का वैल्यू अगर 4 रखता हूँ तो x का वैल्यू मिलेगा मुझे व्हेन y इज इक्वल टू 4, तब x का वैल्यू मुझे मिलेगा x स्क्वायर 64, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8। मतलब आपका जो पैराबोला है तो इस तरीके से होगा। तो ये पॉइंट बेसिकली हमें ये दिखाना है कि ये 4,0 है, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 4,1, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये है हमारा 8,4, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी कुछ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें कौन से रीजन का एरिया निकालना है। तो हमें रीजन देखो, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। तो पहले तो y एक्सिस इस लाइन ने और इस पैराबोला ने, देखिए पैराबोला का मैंने आधा ही पार्ट निकाला है, इधर भी ऐसे ही रहेगा, इधर यहाँ पर -4 में इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पर -8 में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे। जान दो, इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना देना है। तो आपको एरिया निकालना है इस शेडेड पोर्शन का, ठीक है, इस वाले का। अब कैसे निकाला जाए एरिया इसका, तो देखिए सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए ये लेंथ आपको पता है कितना है, ये लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 8 है, तो ये लेंथ है आपके पास 8, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, देखिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है और ये यहाँ पर इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, सो 4 - 1 बन गया 3, सो यहाँ से यहाँ तक 3 है, सो ये 8 × 3 बन जाएगा 24। सो ये जो पूरा जो भी क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाएगा 8 × 3 = 24। अब जो भी एरिया रहेगा आपका, आपको क्या करना है, आपको इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है ना, तो आप लोग बस इसका ये एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये आपको एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो एरिया आप लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, तो ये कैसे करेंगे आप लोग, 20 आपका टोटल एरिया 24 आया है, 24 में से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो 24 माइनस ये क्या है, ये कर्व देखिए, ये कर्व लिमिट्स आप कहाँ से कहाँ तक लेने वाले हो, आप एक्स एक्सिस के ऊपर के लिमिट्स लेने वाले हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए आपका एक्स। तो आपको इस फंक्शन को कैसे लेना पड़ेगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बनाना है तो x² = 16y जो है इसको आप लिखेंगे x² / 16 = y एंड y = x² / 16। तो ये बन जाएगा आपका फंक्शन, क्योंकि अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बन गया। अब बात करते हैं लिमिट्स की, तो इस फंक्शन का ग्राफ आप ये जो कर्व है इसका फंक्शन बन गया y = x² / 16। अब लिमिट्स x = ये कितना है, ये समझना जरूरी है, ये कितना है। सो ये है आपका 4, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये है आपका 8। सो 4 से लेकर तो 8 तक आपका लिमिट रहेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ x² / 16, 4 से लेकर तो 8 तक। अब 1/16 को मैंने बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x³ / 3 मिलेगा, लोअर लिमिट है 4, अपर लिमिट है 8, ठीक है। 3 को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, सो 3 अगर बाहर आ जाएगा तो 48 बन जाएगा, और x³ मतलब 8 का क्यूब कितना आएगा, 8 का क्यूब कितना आता है जान दीजिए, मैं 64 × 8 लिख देता हूँ सीधा, और -4 का क्यूब 64, ठीक है। सो 64 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, सो आपको मिल रहा है 1/48 बाहर है, इंटू 64 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 8 - 1 दैट इज 7। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, सो आपका आंसर आएगा 28/3, ठीक है। सो 28/3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इसको राइट एंगल ट्रायंगल समझ के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 28/3 को, तो 24 × 3 = 72, सो 72 - 28 / 3, तो कितना बचेगा, 44/3। अब पता नहीं ये आंसर क्या है,
देखिए ये तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर दिया हुआ है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप लोगों को बस इसी तरीके से इसको सोचना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे अब आप लोग सोचिए, कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसको दुरुस्त कीजिए और सॉल्व करके मुझे भेज दो क्या क्या गलती हुई थी इसके अंदर, क्योंकि एक भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है। हमारा 44/3 आंसर आ रहा है। मैं भी एक बार सॉल्व करके देखता हूँ, लेकिन आप लोग भी देखिए। अच्छा, गलती क्या हो गई पता है, हमने अभी जो एरिया निकाला है वो यहाँ से लेकर तो सिर्फ यहाँ तक का एरिया नहीं था, ये पूरा एरिया था। मतलब हमें ये वाला एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारा आंसर आया ना 44/3, तो इसमें ये भी एरिया शामिल है। मतलब हम लोगों ने, हमें क्या करना था, सिर्फ इतना ही एरिया सब्ट्रैक्ट करना था। लेकिन ये जो हम लोगों ने एरिया निकाला ना, कौन सा वाला था वो, 28/3। सो ये जो 28/3 एरिया था, इसके अंदर इतना पार्ट भी इंक्लूड है। तो ये पार्ट क्या है, अरे भाई ये क्या है, ये 8 है और ये 4 है। सो 8 में से 4 चला गया तो 4 बच गया, और ये हाइट 1 है, मतलब 4 × 1 4, तो ये एरिया 4 है। सो 28/3 में से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 28/3 में से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो 3 4 12, सो 28 - 12/3, सो ये बन जाएगा 16/3। हाँ, तो अब मुझे 24 में से 16/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल है मेरा, दैट इज़ 24 में से मुझे 16/3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 72 - 16/3, दैट इज़ मुझे मिलेगा 56/3 स्क्वायर यूनिट। अब सही आया। सो ये ऑप्शन है हमारा 4th ऑप्शन, और आंसर क्या दिया है, आंसर भी वही दिया है, ठीक है। चलिए आ गया आंसर हमारा 56/3। समझ में आया ना, मैंने क्या किया था, मैंने कर्व के नीचे का एरिया निकालो तो ये पूरा एरिया निकल गया, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए था इतना। तो मैंने क्या किया, पहले कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकाल दिया और फिर ये रेक्टेंगल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर जो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया आया था उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। The area of the region included between the parabolas y² = 4ax, y² = 4ax, ये पैराबोला है, एंड दूसरा है x² = 4ay। अब बेटा ये दोनों भी स्टैंडर्ड पैराबोलाज है, ठीक है। तो इन दोनों ने जो रीजन बाउंड किया है उसका हमें एरिया निकालना है। सो y² = 4ax अंदाजन हम लोग निकालेंगे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, और x² = 4ay मतलब कुछ ऐसे ऊपर ओपन होने वाला होता है। तो हमें वैसे भी रफ ही फिगर निकालनी है, तो ये मैंने निकाल दी है, ठीक है। तो ये रीजन जो है ये दोनों बाउंड कर रहे हैं जिसका हमें एरिया निकालना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डालिए, तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक तो 0,0 है, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो हमें यहाँ से यहाँ तक का लिमिट पता चल जाएगा। तो ये जो है हमारा y² = 4x है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरा एरिया देगा, और फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका कर्व है y² = 4ax। अब मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से मैं y का वैल्यू निकालूंगा और इसके अंदर डाल देता हूँ, कुछ भी कर दो आप। यहाँ से इस इक्वेशन से y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, x²/4a, ये है y का वैल्यू। तो ये अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, x²/4a का स्क्वायर = 4ax। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो x⁴ डिवाइडेड बाय 16a² = 4ax। सो एक x चला जाएगा तो क्यूब बचेगा, सो x³ ये इधर चलाएगा तो 64a³। तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा,
4a, x 4a है तो y का वैल्यू क्या आएगा वो भी निकाल लेते हैं। सो y का वैल्यू देखिए यहाँ पर रखिए, x इज इक्वल टू 4a है, दैट इज 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a y। सो एक 1a कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, सो y इज इक्वल टू 4a। सो 4a 4a मिल जाएगा आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0, 0 है, दूसरा है 4a, 4a, बस बात खत्म हो गई। अब आपको पता चल गया कि ये 4a, 0 है, मतलब ये डिस्टेंस 4a है। तो जब आप इस कर्व के नीचे आने वाला पूरा एरिया निकालेंगे तो आप इंटीग्रेट करेंगे किसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट आएगा रूट a और x का स्क्वायर रूट आएगा रूट x। सो 2 टाइम्स रूट a इंटू रूट एक्स, ठीक है यहाँ पर लिखा है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो 2 टाइम्स रूट a बाहर निकलेगा और रूट x dx। अब 0 से लेकर तो 4a रहेगा, ठीक है। सो 2 रूट a कॉन्स्टेंट है इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, मतलब ये 2/3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0 से 4a। सो ये 2 2 ज़ा 4 रूट a/3 है। 4a को अगर इसके अंदर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स रूट a का क्यूब, मतलब 8a रूट a, ठीक है, और ये 0। अब इसको कैलकुलेट करो, 8 4 ज़ा 32 रूट a इंटू रूट a इंटू a स्क्वायर, सो 32a स्क्वायर बाय 3। सो ये तो आया है ये पूरा का पूरा एरिया। अब इस ये जो 32a स्क्वायर बाय 3 है इसमें से ये नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ये नीचे वाला एरिया अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो इस कर्व को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इस कर्व का इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिखिए, तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा x स्क्वायर बाय 4a, और लिमिट ले लीजिए 0 से 4a तक, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी मिलेगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ये जो कर्व है इसके बिलो आने वाला एरिया निकालना है। सो इसको सबसे पहले मैंने लिखा y इन टर्म्स ऑफ x। अब क्यों y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स x एक्सिस के ऊपर के है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4a तक, 1/4a कॉन्स्टेंट है बाहर लेंगे, x स्क्वायर dx। सो 1/4a बाहर ले लिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3 एंड 0 से 4a। सो 3 बाहर आएगा तो 1/12a, 4a का क्यूब करेंगे तो 64a क्यूब आपको मिलेगा। सो ये एक a इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा, और आपके पास यहाँ पर रहेगा 4 से मैं इसको ये कर सकता हूँ, सो 16a स्क्वायर बाई 3। अब 32a स्क्वायर बाई 3 में से 16 चला गया तो बचेगा कितना, 16a स्क्वायर बाई 3 बचेगा। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, 19 का आंसर 16a स्क्वायर बाई 3, दैट इज a करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लास्ट है बेटा, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, चलिए देख लेते हैं लास्ट। सर्कल, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन। देखिए लाइन कितना सिंपल दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने कहा था डबल इंटरसेक्ट फॉर्म, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि राइट हैंड साइड में 1 आना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है और आपको इस लाइन निकालनी है, ड्रॉ करनी है, तो सीधा पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड करो, या फिर इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लाके डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड में बचेगा 1। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि जब भी आपको डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में दिए हुए लाइन का इक्वेशन लिखना होता है तब आप लोग राइट हैंड साइड को 1 बनाते हो, और 1 बनाने का एक ही तरीका है कि जो भी नंबर राइट हैंड साइड में है उस नंबर से डिवाइड कर दो दोनों साइड को। तो यहाँ पर तो क्योंकि पहले से ही 1 दिया हुआ है तो आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो 1 तो ऑलरेडी है ही ना। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो लाइन है वो 1,1 में से पास होता है, क्योंकि x के नीचे का 1 का मतलब होता है x इंटरसेप्ट, मतलब जो लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट करिए, तो 1 x एक्सिस के ऊपर जो 1 है वहाँ पर कट करिए, और y एक्सिस को कहाँ पर कट करिए, जो y के नीचे का पॉइंट है दैट इज 1। सो आपकी लाइन पास होगी 1,1 में से, ठीक है, 1,1 नहीं, इसमें से पास होगी 1,0 एंड 0,1 में से। अब आपके सर्कल की बात करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको अगर इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो r मिलेगा 1, दैट इज रेडियस भी 1 है, मतलब ये रेडियस है, तो इसको रेडियस मान के आपने सर्कल निकाला हुआ है,
ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई। वैसे भी सर्कल का एरिया क्या होता है, देखिए अगर बोर्ड के लिए पूछा जाए तो आपको डिफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करना पड़ सकता है, लेकिन आप तो सीधा निकाल सकते हो। कैसे, देखिए एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर यहाँ पर कितना है, रेडियस 1 है, मतलब एरिया क्या आ गया, पाई। अब ये पूरे सर्कल का एरिया है। अब सर्कल क्योंकि ऐसा फिगर है कि जो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, तो ये चारों जो पार्ट है वो इक्वल एरिया के होते हैं। सो अगर पाई पूरे सर्कल का एरिया है तो पाई बाय 4 इस एक का एरिया बन गया। अब आपको एरिया कौन सा निकालना था बेटा, सिर्फ इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड लाइन। तो ये जो है ये क्या है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये 1 है, ये 1 है, बेस 1 है, हाइट 1 है, तो हाफ बन गया इसका एरिया, हाफ। तो इस पूरे एरिया में से दैट इज पाई बाय 4 में से अगर हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया आ गया बाउंडेड रीजन का स्क्वायर यूनिट। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब आगे और क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, तो वो हम लोग देखेंगे आधे आधे करके। एक वीडियो में 5 देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 5 देखेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में with the remaining questions. Good day, goodbye.